बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप और हम अपने अपने घरों में ऐसे ही स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में बेटा एक नया विषय आरंभ करने वाले हैं जिसका नाम है अविकारी शब्द। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये जो विषय है ये हमारी व्याकरण पुस्तक जो है बेटा उसका पार्ट 1 है। और एक बात ध्यान रखिए बेटा, हम लोगों ने अपने व्याकरण में जो सेम 2 वाला पुस्तक है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालेंगे और उसमें पेज नंबर 127 ओपन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 127 ओपन करने के बाद में देखिए बेटा कि हमें आपको एक यहाँ पर टॉपिक दिया है अविकारी शब्द। यानी शब्द है और वो भी कैसे हैं, अविकारी हैं। अविकारी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? वैसे उसमें इंग्लिश में भी आपको दिया गया है इनडिक्लिनेबल वर्ड्स, है ना। लेकिन चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो शायद अंग्रेजी में आपको ये जो शब्द हैं वो यूज भी होते हैं और समझ भी आते हैं, लेकिन हिंदी में हम उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग कहाँ पर कैसे होता है आज हम लोग ये जानेंगे। तो पहले तो अगर हम सरल रूप में सरल शब्दों में पढ़ें तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऐसे ही शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं या उसे अव्यय भी कहा जाता है। आप कहेंगे मैम विकारी और अविकारी का क्या मतलब है? आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम लोगों ने अपने शब्द वाला पार्ट पढ़ा था, है ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, भाषा, व्याकरण, फिर हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था, फिर हमने शब्द और वाक्य पढ़े थे, फिर शब्दों में भी हमने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर, देखिएगा जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था ना तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हमने पढ़े थे। एक विकारी, जो शब्द लिंग के हिसाब से या वचन के हिसाब से या कारक के वजह से चेंज हो जाते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जेंडर यानी कि लिंग, वचन यानी कि नंबर्स और कारक या काल के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होते हैं, है ना। खा रहा है तो खा रहा है। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि हमारी भाषा में अविकारी शब्द कहे जाते हैं। अविकारी शब्दों के भेद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है अविकारी शब्द के भेद भी होते हैं। अब हम कहेंगे ये और क्या चीज़ है, तो जिस तरह भाषा में अलग अलग शब्द होते हैं जिनसे हमारे अलग अलग तरह के वाक्य बनते हैं, उसी तरह से हमारे अविकारी शब्द भी अलग अलग होते हैं क्योंकि वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ में या रूप में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। एक ही शब्द हर स्थान पर एक समान अर्थ के लिए प्रयोग तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए अविकारी शब्दों के भी 4 भेद बताए गए हैं बेटा। अब उसमें जो पहला है आपका है क्रिया विशेषण। ठीक है, हम अविकारी शब्द जो है उसकी परिभाषा लिख देते हैं। अविकारी शब्द, ठीक है, इसके 4 भेद होते हैं। इसका पहला भेद क्या होता है मालूम, क्रिया विशेषण। फिर इसका दूसरा वाला रूप या दूसरा वाला भेद होता है बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर इसके हम और भी 2 रूपों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनको समझने से पहले हमें जो भी भेद अगर और विस्तृत रूप में दिया गया है हमें उसे पढ़ना पड़ेगा बेटा। जैसे संबंध बोधक,
आपका तीसरा है बेटा समुच्चय बोधक, और इसका चौथा वाला जो रूप है वह है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब हम इन रूपों को या भेदों को पढ़ने से पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि ऐसे शब्दों की ज़रूरत हमें वाक्य में क्यों पड़ती है ना। जैसा कि हमने पहले बोला, कुछ ऐसे शब्द जो कि वाक्य के काल, वचन या जो लिंग होता है या कारक जो होते हैं उनके अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। एक छोटा सा शब्द जैसे मैं लेती हूँ यहाँ, है ना। अगर 10 बच्चे हैं तभी मैं कहूँगी तुम यहाँ आओ, अगर एक बच्चा है तभी मैं क्या कहूँगी, तुम यहाँ आओ, है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई को मुझे कल बुलाना है किसी बच्चे को, तो मैं क्या कहूँगी, तुम कल यहाँ आना, है ना। और मान लीजिए अगर मैं उसका जो काल है वो भविष्य काल में उसे बुला रही, तभी मैं क्या कहूँगी, तुम कल यहाँ आओगे। भूतकाल में तुम कल यहाँ आए थे, यानी वो जो कल या जो यहाँ शब्द है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। चाहे मैं एक की जगह 10 बच्चे यूज़ करूँ, चाहे मैं भूतकाल यूज़ करूँ, चाहे मैं भविष्यकाल यूज़ करूँ, है ना। उसी तरह से होता है लिंग। वह लड़का यहाँ आया था, वह लड़की यहाँ आएगी। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, यहाँ जो शब्द है वो हमेशा यहाँ ही होगा और यहाँ का अर्थ भी मतलब उस जगह से ही लगाया जाएगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी शब्द। जैसे एक शब्द आप प्रयोग करते हैं धीरे धीरे या अचानक, वह कल अचानक आ गया। 10 लड़के अचानक मिल गए, तुम अचानक कैसे पहुंच गए, यानी वो शब्द तो बदला ही नहीं। उसके साथ आप लिंग कोई सा भी लगा दो, राम अचानक आया, सीता अचानक चली गई, जेंडर चेंज किया तब भी वो शब्द नहीं बदला वाक्य में से। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकार का मतलब होता है खराबी वैसे तो, लेकिन विकार का सिंपली अर्थ हम लोग ये भी लगा सकते हैं कि कोई चीज़ होना, है ना। कोई ऐसा चेंज जो किसी और भी चेंज से इफेक्ट नहीं करता हो या उस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता हो, तो ऐसे वाले शब्द को हम कह सकते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द के 4 भेद में से पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को समझने से पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा समझ लीजिए। आपकी पुस्तक में देखिए दिया गया है, एक चित्र दिया है बेटा आपको यहाँ पर, है ना, जिसे नॉर्मली आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, देखिए एडवर्ब कहते हैं आप लोग, है ना। एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस वर्ब तो होता है एडवर्ब, यानी क्रिया और विशेषण। इसके पहले वाले अध्याय में हमने क्रिया और विशेषण को अलग अलग पढ़ा था। तब हमने पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम की विशिष्टता बताने वाला विशेषण होता है ना। जिस शब्द से काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन जिस शब्द से क्रिया की विशेषता पता चलती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जंगल में एक कछुआ साथ साथ रहते थे, वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। कछुआ धीरे धीरे चलता था, खरगोश तेज दौड़ता था। इस वाक्य में रंगीन शब्द जो हैं वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण। मैं खाता हूँ, नॉर्मल क्रिया है खाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ, जल्दी जल्दी मतलब उस खाने की क्रिया की विशेषता कि मैं खाने का काम तो कर रहा हूँ लेकिन कैसा कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। तो जो क्रिया की विशेषता बचता है वह शब्द क्रिया विशेषण। तुम गए, नॉर्मल है, तुम गए जाने की क्रिया। तुम कल गए, तुम वहां गए। गए के पहले यदि मैंने कोई शब्द लगाया जिससे ये पता चलता है कि जाने की क्रिया कहाँ,
वहाँ पर हुई थी। तो ऐसे शब्द भी हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं बेटा। देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सरल रूप से आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अविकारी शब्द के टॉपिक में ये आया है ना, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं। फिर क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें। चलिए, पहला होता है बेटा स्थानवाचक। स्थानवाचक, ठीक है। स्थानवाचक जो शब्द क्रिया के स्थान, मतलब जहां पर काम हो रहा है उसके स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम मेरे पास आओ, मेरे निकट मत बैठो, वह भीतर गया, तुम बाहर जाओ, वह यहाँ आया था, जहाँ जहाँ या वहाँ वहाँ, वह ऊपर है या यह नीचे है, इधर उधर मत घूमो, अपने दाएं बाएं देख कर चलो, मतलब देख कर चलो से चलने की क्रिया करना है, लेकिन दाएं बाएं देख कर। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका हम 1-2 उदाहरण लिख देते हैं बेटा, है ना। यहाँ, इधर, ऐसे और भी उदाहरण होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में है आपका दूसरा वाला कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्रिया विशेषण का रूप है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण बहुत सरल सी बात है। जब कोई शब्द या जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराता है, मतलब वो काम किस समय हुआ था ये हमको बताए, वो शब्द कहलाता है कालवाचक। जैसे हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तुम रोज यहाँ आते हो, मैं प्रातः प्रार्थना करता हूँ, मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, है ना। अब यहाँ आओ, आज रविवार है, तुम हमेशा लेट आते हो, वह कभी कभी झूठ बोलता है। तो ये जो भी शब्द हमने यूज किए, कभी कभी, हमेशा, कल, परसों, आज, पहले, बाद में, जब, अब, लगातार, प्रतिदिन, रोज या हमेशा या सुबह या शाम जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके कालवाचक। काल का मतलब होता है समय, है ना। तीसरा रूप है क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझने से पहले उसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए बेटा, रीतिवाचक, रीति शब्द का मतलब होता है मैनर। मैनर मतलब सिस्टमेटिक, जो काम जिस तरीके से होता है उसे कहते हैं रीतिवाचक। रीति मतलब सामान्य सा तरीका, है ना। सुबह उठते से ब्रश करते हैं, ये सिंपल सा नियम है, डेली का है, इसको हमको लर्न नहीं करना पड़ता है ना। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना है, ये हमारे प्रतिदिन का कार्य, मतलब ये हमारी रीति बन चुकी है। भगवान की आरती करते समय दिया जलाते हैं, ये हमारी रीति है। इसका मतलब जो काम तरीका होता है वो रीति कहलाता है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है, जिसमें आप अपने मन से बदल नहीं सकते। जो जैसा हमेशा से चला रहा है और वो आज तक चलता रहा है और चलता रहता है, उसे कहते हैं रीति। रीति यानी तरीका, है ना, या विधि भी कहते हैं उसे, या प्रक्रिया भी कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या तरीके का बोध कराए, मतलब काम तो हो रहा है बेटा, लेकिन वह काम किस तरीके से हो रहा है ये बताने वाला जो शब्द होता है
क्रिया विशेषण। क्रिया भी है, विशेषण भी है और रीति भी है। जैसे अनायास, शीघ्रता पूर्वक, विनय पूर्वक, चुपके चुपके, झटपट, हंसकर, कृपया, न, नहीं, मत, तो भी, प्रायः, संभल कर, धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, अचानक, जल्दी या दौड़कर। ये शब्द जो हैं ये हमेशा इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए। ध्यानपूर्वक हमेशा टीचर यही कहते हैं, ये नहीं बोलते कान खोल कर सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। आपको तेज बुखार है, जब बुखार को नापा जाता है तो उसे कहते हैं तेज, या आपका बुखार कम हो गया, हम ये कहते हैं। हम कभी नहीं बोलते आपको जल्दी बुखार है, आपको अधिक बुखार है, हम ये नहीं कहते, आपको तेज बुखार है ना। तो ये जो शब्द हैं इनको हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे तेज, ठीक है। फिर एक आपका होता है ध्यानपूर्वक। ऐसे हमने बहुत सारे शब्द अभी आपको बोलकर बताए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक। फिर चौथा है आपका बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा बहुत सरल है बेटा। जो शब्द क्रिया के नाप तौल, मात्रा या परिमाण बताते हैं, यानी काम हुआ है पर कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, वो शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने इतना खा लिया, मेरा पेट भर गया, तुम्हें उतना नहीं खाना चाहिए था, तुम कितना खाते हो, कम, आज मेरी प्लेट में चावल कम है, मैंने बहुत खा लिया, या कुछ मिल सकता है, थोड़ा काम करा करो, वह अत्यंत थका हुआ है, मुझे केवल पढ़ना है, मुझे थोड़ा सा चलना है। तो ये जो थोड़ा, केवल, अधिक, कम, बहुत, जितना, कितना, ये शब्द क्रिया की क्वांटिटी बताते बेटा कि वो कितनी मात्रा में हुआ है। तो इसलिए इन शब्दों को हम कहते हैं परिमाणवाचक, है ना। इतना या कम या बहुत, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण के साथ हमारा क्रिया विशेषण वाला रूप यहाँ पर खत्म होता है। इसके पश्चात संबंध बोधक है बेटा। संबंध बोधक ये रहा हमारा। संबंध बोधक किसे कहते हैं? देखिए आपकी पुस्तक में एक वाक्य दिया है, घर के बाहर एक मदारी आया है, उसके पास एक भालू है, वह भालू के आगे डंडा पीटता है, भालू के साथ एक बंदर भी है। आपको दिया गया है ना, देखिए पिक्चर में, ये रहा मदारी, हाथ में डंडा, ये भालू। इसमें कुछ शब्द लाल रंग से दिए गए हैं हमें, बाहर, के पास, के साथ। ये जो शब्द है बेटा, ये वाक्य का संबंध मदारी, बंदर, भालू से जोड़ते हैं। यानी कि जो शब्द भालू, घर के बाहर, भालू के साथ, भालू के आगे, उसके पास, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उस शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे कहते हैं संबंध बोधक, है ना। जैसे आप कई शब्द इस्तेमाल करते हैं बेटा इसमें, के सामने, है ना, वो मेरे घर के सामने रहता है, घर के साथ में सामने आया, के बाहर,
या के साथ, है ना, वह पिताजी के साथ गया, वह घर के भीतर है तो घर के साथ में भीतर आ गया। तो ये शब्द अगर नहीं हो तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में हमें उस शब्द का संबंध पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए इस तरह के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द। संबंध दिखा रहे हैं इसलिए संबंध बोधक है। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, सब लोग पहाड़ी की ओर जा रहे हैं, मैं बहन के साथ विद्यालय जाती हूँ, बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं गई, स्टेशन आने के पहले मैं बस से उतर गया, या टेबल के या मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है। तो जब आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में इस तरह का शब्द लगाते हैं तभी उस संज्ञा सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनसे पता चलता है। इसलिए इन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द या अविकारी शब्द। फिर तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक। बेटा समुच्चय बोधक सबसे आसान है बेटा। समुच्चय बोधक शब्द जो है उसका मतलब ही होता है ग्रुप में। कैसे? कंजंक्शन, इंग्लिश में आप लोग ने पढ़े कंजंक्शन, और एंड, ये जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, बट, नाइदर, आइदर, कुछ ऐसे शब्द भी आप लोग यूज करते रहते हैं ना। तो ये जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं आपके समुच्चय बोधक। समुच्चय क्यों? देखिए, मैं और मेरा भाई स्कूल गए, नेहा, रोहन एवं अमित पढ़ रहे हैं, राहुल सो रहा है क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज जो आप यूज करते हैं, है ना। तो ये शब्द जो होते हैं छोटे छोटे से होते हैं, पर ये क्या करते हैं, या तो वाक्य के दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, मैं और तुम, है ना, भाई और बहन, या फिर ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। मैंने जैसे अभी बोला, जो काम करेगा वह फल पाएगा। तो ऐसे भी छोटे छोटे शब्द हैं जो कई बार क्या करते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं। परंतु मुकुल यहाँ आया लेकिन चला गया, एक लेकिन लगाया और दो सेंटेंस आपस में प्लस हो गए। दाएं एवं बाएं देख कर चलो, मैंने बहुत कहा परंतु वह नहीं माना, परंतु लगाया। मैंने बहुत कहा, एक सेंटेंस, वह नहीं माना, दूसरा सेंटेंस। बीच में मैंने क्या यूज किया, परंतु। मैंने बहुत कहा परंतु वह नहीं माना, दो वाक्य को जोड़ा तो वो हो गया समुच्चय बोधक। फिर तुमने खाना खा लिया फिर भी रो रहे हो, कई बार हम ये फिर वाला शब्द यूज करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आए, कई बार हम ताकि शब्द भी यूज करते हैं ना। या आप लोग ऐसे छोटे छोटे शब्द कई बार हम योजक के रूप में भी यूज करते हैं बेटा। तो हमारे समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे और, तथा, एवं, है ना, ताकि, या फिर आपका जैसे होता है लेकिन, परंतु। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं बेटा, वे कहलाते हैं हमारे समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब, वैसे आप लोग अभी चूंकि इंग्लिश मीडियम में है, वरना अगर जो हिंदी मीडियम के बहुत पहले जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है हिंदी माध्यम से, वो लोग जानते हैं समुच्चय का मतलब क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ने वाला शब्द, है ना। हम लोग ने बहुत पहले जब गणित पढ़ा था तब हमने ये शब्द बहुत पढ़ा था, तब हम उसको सरल भाषा में यही समझते थे कि जब कोई ऐसा शब्द या आपके मैथ्स का कोई एक ऐसा वाला चिन्ह लगाया जाए जो दो नंबर्स को या दो शब्दों को जोड़ता हो, वो कहलाता है, या कोई ऐसा साइन जिसको आप बोलते हैं ना, ये ब्रैकेट बोलते हैं, ये इस तरह का, ये भी क्या करता है, ये भी तो अलग अलग शब्दों को आपस में बांध के रखने का काम करता है ना। तो हमारे ये जो शब्द है बेटा, और, किंतु, ताकि, लेकिन, ये भी तो दो शब्दों को आपस में बांध के रखने का काम करते हैं।
इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक भी कहा जाता है और इन्हें ही योजक शब्द भी कहा जाता है। और आपका चौथा वाला जो है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मय यानी आश्चर्य। जब भाषा में वाक्य में कोई ऐसे शब्द आते हैं जो कि हमारे आश्चर्य, हमारे दुख, हमारे शोक, हमारी खुशी या मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे शाबाश तुम बहुत अच्छे नंबर लाए, छी कितना गंदा है, वाह आज तो पाव भाजी बनी है, बाप रे इतना सारा होमवर्क, आप यही बोलते हो ना। या सावधान आगे गड्ढा है। तो वे शब्द जो कि आप अपने मन के भावों को या अपने आश्चर्य को प्रकट करने के लिए वाक्य में प्रयोग करते हैं, वे शब्द आपके कहलाते हैं बेटा विस्मयादि बोधक। जैसे एक नॉर्मल सा है ना, या एक शब्द होता है आपका वाह, ठीक है। फिर एक होता है उफ मैं तो थक गई, ओह ये क्या कर दिया। एक सबसे बड़ा शब्द आप अधिकतर यूज करते हैं अरे, अरे मैं तो भूल गया। यही होता है ना, खबरदार मेरी पेन को हाथ लगाया। खबरदार मतलब अगर तुमने मेरी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारी खबर ले लूंगी मैं, ऐसा होता है ना। या हे भगवान मैं इस बच्चे का क्या करूं। अक्सर ये शब्द सुनते भी हैं और लोग बोलते भी हैं। तो ये जो हे भगवान या हाय राम मैं क्या करूं, वे शब्द जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं आश्चर्य के रूप में, वे कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय या शब्द या अविकारी शब्द। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं बेटा, उनके साथ हमेशा उनके बाद में विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है ना, एक्सप्लेनेशन साइन जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक आप लोग घर पे इस पाठ को दोहराएंगे बेटा, और यदि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का कहना अवश्य मानिए, और घर पर है तो अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिए, उसका लगातार अभ्यास करते रहिए बेटा। और अगली क्लास में जब हम मिलें तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।